आज हम तुगलक वंश पर चर्चा करेंगे। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में यह वंश सबसे ज़्यादा दिनों तक यानी 94 वर्ष तक शासन करने वाला वंश था। वैसे तो इसके 8 शासक हुए, परंतु मुख्यतः 3 शासक हुए जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक गयासुद्दीन तुगलक जो इसका संस्थापक था, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक जो अपने अनोखी योजनाओं एवं आविष्कारों के कारण जाना जाता है, और तीसरा फिरोज शाह तुगलक जो कि निरंकुश लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है। तो हम पहले गयासुद्दीन तुगलक पर चर्चा करेंगे। इसने क्या क्या अनोखा किया था। गयासुद्दीन तुगलक यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब होता है काफिरों का घातक, काफिरों का घातक। यह उपाधि इसलिए उसने धारण की क्योंकि वह हिंदू मां का पुत्र था, और इसलिए अपने आप को साबित करने के लिए उसने गाजी की उपाधि धारण की। दूसरा, उसने रस्मे मैनिया नीति यानी मध्यवर्ती नीति अपनाई। विशेषकर जो खुद मुकद्दम और चौधरियों का जो उन्मूलन अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था, उसके संदर्भ में इसने मध्यम मार्ग की नीति अपनाई। इसके अलावा इसके बारे में 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तो उसने डाक एवं यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप दिया। डाक एवं यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप दिया, ये इसाम इसके बारे में लिखता है। दूसरा, नहर प्रणाली की शुरुआत इसी ने की। दिल्ली सल्तनत शासकों में नहरों का जाल, नहर प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम इसी ने की। और शासन में एक नगर की भी स्थापना की। तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना इसके द्वारा हुई। एक, निजामुद्दीन औलिया से इसके संबंध अच्छे नहीं थे, जिसके बारे में एक प्रवर्ब, हनूज दिल्ली दूरस्त यानी दिल्ली अभी दूर है का प्रवर्ब चलता है। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को संदर्भित करके कहा हनूज दिल्ली दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है। इसमें 2 स्टोरी फ्लोट की जाती है। एक तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया कि तुम शासक बनोगे, और जब वह अफगानपुर के पास आ गया था तो वह निजामुद्दीन औलिया के पास गया कि मैं कैसे शासक बन सकता हूं, तो उसने कहा दिल्ली अभी दूर है। एक संदर्भ यह भी है कि गयासुद्दीन तुगलक ने अफगानपुर पहुंचने के बाद निजामुद्दीन औलिया के पास संदेश भिजवाया कि तुम दिल्ली को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उस संदर्भ में कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा कि दिल्ली अभी दूर है, हनौज दिल्ली दूरस्त। कहा जाता है कि हनौज दिल्ली दूरस्त कहने की जो बात है वो सफल साबित हुई, और अफगानपुर में लकड़ी के महल के नीचे दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। कहा था इसमें जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक का महत्वपूर्ण योगदान था। उसने षड्यंत्र करके इस तरह का प्रयास किया, और अफगानपुर में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई, और 1325 ईस्वी में जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक वंश का शासक बना। गयासुद्दीन तुगलक इस वंश का सबसे महानतम शासक था। वह इस वंश का ही नहीं, दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक था। वह
अरबी फारसी का ज्ञाता था, ज्योतिष का, भौतिकी का, गणित का, चिकित्सा शास्त्र का वो बहुत बड़ा ज्ञाता था। वह एक महान कवि था और उसकी लेखनी बहुत सुंदर हुआ करती थी, तो वो एक सुलेखक भी था। और क्योंकि वह विद्वान था, इसलिए उसने अपने शासन काल में कई अनोखे अनोखे प्रयोग किए, जो सफल तो नहीं हो सका, लेकिन अगर वह सफल हो जाता तो दिल्ली सल्तनत का ही नहीं, मध्यकाल का महानतम शासक बन जाता। इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। दूसरा है कि वह धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था। आप ये कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का यह एकमात्र शासक था जो धर्मनिरपेक्ष गुणों से परिपूर्ण था। सामाजिक उन्नयन की बात मध्यकाल में करना यह एमबीटी के द्वारा ही संभव हो सका। उसके दरबार में रतन, धारा और साई राम जैसे व्यक्ति मंत्री और राज्यपाल और राजपद प्राप्त किए हुए थे। हिंदुओं के त्योहार होली में वह उसके भाग लेने की चर्चा इस्लामिक करता है। जैन संत जिन प्रभासूरी और जम्बू जी से उसके घनिष्ठ संबंध थे। साधुओं के साथ साधुओं को प्रचुर मात्रा में दान करता था। सूफियों के साथ, विद्वानों के साथ वह समन्वयवादी तार्किक चर्चा किया करता था। और इस कारण इसामी तथा बर्नी जैसे तत्कालीन लेखकों ने उसके बारे में कहा है कि वह अधर्मी हो गया था। लेकिन उसके समन्वय को सही रूप से देखा जाता, उसकी योजनाओं को सही रूप से क्रियान्वित किया जाता, तो जैसा कि एल्फिंस्टन उसको पागल बादशाह कह रहा है, वह अकबर होता। बर्नी उसे विरोधी मिश्रण का तत्व कह रहा है, वह सर्वगुण संपन्न माना जाता। क्योंकि सर्वधर्म संभाव मध्यकाल में सूचना, आप देख लीजिए दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जो धार्मिक रूप से कि सामाजिक रूप से भी उन्नयन की बात कर रहा था। हिंदुओं में सती प्रथा का घृणात्मक स्वरूप व्याप्त था और दिल्ली सल्तनत पहला शासक था जिसने सती प्रथा को एबॉलिस्ट करने का काम किया। लेकिन उसके बारे में कहा जाता है, खासकर उसके राजत्व के सिद्धांत को लेकर के, कि बलवन की तरह ही वह निरंकुशता में विश्वास करता था और अलाउद्दीन खिलजी की तरह वह धर्म को राजनीति से अलग मानता था। बर्नी खुद कहता है कि जब वह शासक बना तो शरीयत के नियमों एवं आदर्शों से स्वतंत्र था और खुद उसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था और आरंभिक समय में उसने किसी भी खलीफा से मान्यता नहीं प्राप्त करी। लेकिन उसके द्वारा जो किए गए सुधार थे वो अनेक थे। जैसे एक कृषि से संबंधित सुधार बहुत महत्वपूर्ण है। यह पहला शासक था जिसने कृषि विभाग की स्थापना की। दीवाने अमीर को ही ये कृषि विभाग की स्थापना की।
दूसरा, मिश्रित कृषि की परंपरा की शुरुआत की, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। तीसरा, इसने कृषकों को शोधन यानी ऋण सहायता, तकावी अग्रिम ऋण प्रदान की, अकाल संहिता तैयार की। अकाल संहिता तैयार की। कृषि से संबंधित इतने बड़े सुधार, लेकिन ये सारे सुधार पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं हो सके। विशेषकर जब वो शासक बना था 1325 ईस्वी में, तो राजकोष खाली था। तो उसने देखा, क्योंकि उसके पूर्व में गयासुद्दीन तुगलक ने 50% से टैक्स कर दिया था 33%। तो उसने कहा कि ठीक है, हम पूरे भारत में, पूरे क्षेत्र में तो नहीं लगाएंगे, सिर्फ दोआब में लगाया जाए जहां बहुत ज्यादा उपज होता है, और हम 50% टैक्स लेंगे भी तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत उर्वर क्षेत्र है। तो दोआब पे 1325 में दोआब में कर में वृद्धि कर दी गई 50%। लेकिन जब वृद्धि की गई उसी साल वहां अकाल आ गया और वहां प्रोडक्शन नहीं हुआ। लेकिन उसके अधिकारियों ने निर्ममता पूर्वक वहां के किसानों से भू राजस्व वसूलना शुरू किया, जिसके कारण वहां विद्रोह हो गया। जब राजा को पता चला कि वहां अकाल आ गया, तो उसने अपने अधिकारियों को रोका कि अकाल में राजस्व वसूला नहीं जाता है, सहायता पहुंचाई जाती है, और सोंधर और तकावी ऋण जारी किए गए। कहा था उसमें भी उसके भ्रष्ट अधिकारियों ने गबन कर लिया। इस तरह से पूर्ण रूप से यह लागू नहीं हो सका, और दोआब में उसके द्वारा कर वृद्धि लगभग असफल सी हो गई। दूसरा उसकी जो योजना थी वह थी राजधानी परिवर्तन। 1326-27 में उसने राजधानी परिवर्तन किया है, दिल्ली से दौलताबाद। इस बारे में अलग अलग मान्यता है। उसका कहना, कई लोग कहते हैं कि दिल्ली के लोगों को सजा देने के लिए ऐसा करना चाहता था, लेकिन मेरा मानना है कि दौलताबाद राजधानी बनाने के पीछे उसके अलग उद्देश्य थे। दूसरा, उसने दिल्ली को राजधानी खत्म नहीं किया था, इसको द्वितीय राजधानी बनाया था। द्वितीय राजधानी, देखिए अनोखा आविष्कार है, द्वितीय राजधानी। आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ। उसके समय में 23 प्रांत थे। सिर्फ उत्तर भारत नहीं, लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत उसके प्रांत में थे। और आपको पता है कि समुद्रगुप्त से लेकर के अलाउद्दीन खिलजी तक दक्षिण की संचार व्यवस्था में सुगमता नहीं होने के कारण उसका पूर्ण रूप से अधिग्रहण नहीं कर सका। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने संपूर्ण दक्षिण राज्यों को भी अपने राज्य में मिला लिया, और निश्चित यह संचार व्यवस्था की कमी के कारण वहां नियंत्रण करना मुश्किल था। इसलिए उसने दौलताबाद को द्वितीय राजधानी बनाया, जिससे कि दक्षिण के राज्यों को नियंत्रित किया जा सके। और आगे चलकर ये दौलताबाद जो है वह बहमनी राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। तो द्वितीय राजधानी है कि दक्षिण के राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, और इसके प्रमाण भी है। 1327, 28, 29 दिल्ली टकसाल से मुद्रा जारी किए गए थे। तो अगर राजधानी दौलताबाद आता तो टकसाल यहां से जारी की जाती थी, जबकि दिल्ली के टकसाल से इस मुद्रा जारी किए जा रहे थे।
दो राजधानी, उत्तर को केंद्रित दिल्ली या दक्षिण को केंद्रित सेंट्रलाइज करने के लिए दौलताबाद। आधुनिक समय में भी आप देखेंगे दो जगह राजधानियां थी, जम्मू और कश्मीर, बिहार में बिहार और रांची। तो प्रशासनिक सुगमता के लिए बेहतर योजनाएं थी। दौलताबाद को उसने सांस्कृतिक रूप से बहुत ही परिष्कृत किया, भवन बनाए, लाखों पेड़े लगवाई, सड़कें बनवाई, बेहतर स्वरूप दिया। लेकिन इसके अधिकतर अधिकारी दिल्ली छोड़ना नहीं चाहते थे, उनको दिल्ली से लगाव था, और इसीलिए इनके अनमने के कारण यह जो दौलताबाद को जो राजधानी परिवर्तन या उसको द्वितीय राजधानी के रूप में जो परिवर्तन करने की योजना थी असफल हो गई, और तत्कालीन समय में उसको राजकोट से बहुत हानि सहनी पड़ी। लेकिन मैंने कहा बाद में यह बहमनी वंश का एक केंद्र बिंदु बन गया। तीसरा जो सबसे इसका इंपॉर्टेंट परिवर्तन था सांकेतिक मुद्रा का। 1329 में सांकेतिक मुद्रा जो तांबे का था वो उसने किया था। उस समय पूरे विश्व बाजार में चांदी की मुद्रा का लोप हो चुका था, कम हो गया था। तो उसने कहा कि प्रतीकात्मक रूप से हम तांबे की मुद्रा को अगर चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे पहले चीनी शासक कुबलई खां और ईरानी शासक गय खातू खां ने भी सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। और आज अगर आप देखेंगे तो मुद्रा अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? सांकेतिक मुद्रा। तो इसकी यह योजना दूरदर्शी योजना थी, लेकिन उसके अधिकारियों ने इस योजना को असफल कर दिया, क्योंकि जो मुद्रा जारी की थी तांबे की, वह उसका जो मानक जो फिक्स किया था वो कमजोर था। और कई व्यापारियों ने और कई इक्तेदारों ने, कई छोटे छोटे लोगों ने इसकी कॉपी कर ली, नकली मुद्रा जारी किया। स्थिति यह हो गई कि जितनी असली थी नकली उससे दुगुनी हो गई मार्केट में, और इस कारण मुद्रा अर्थव्यवस्था चरमरा गई, मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा बढ़ गई, अराजकता की स्थिति हो गई। और तब मोहम्मद बिन तुगलक को इन दोगुने तांबे की मुद्रा के बदले में चांदी के मुद्रा राजकोष से देने पड़े। तो गया था अच्छा काम करने के लिए, स्थिति दोनों हो गया, राजकोष और ज्यादा खाली हो गया। तो इसमें भी इसकी गलती नहीं थी। अगर उसके अधिकारी अगर मानक ऐसा तय कर दे जिसकी नकल नहीं की जा सकती है तो ऐसी स्थिति नहीं आती। चौथा था खुरासान अभियान। जो 1330-31 में हुआ था, और इसी साल कराची अभियान। ये दो सैनिक अभियान थे जिसकी काफी चर्चा होती है। खुरासान मध्य एशिया का क्षेत्र था जहां से ये लोग आए थे, और उस समय मंगोलों के विध्वंस के कारण पूरे मध्य एशिया में अराजकता की स्थिति थी, एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी। और मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि अगर हम खुरासान पर अपना कब्जा स्थापित कर लेते हैं तो पूरे मध्य एशिया पर हमारा प्रभाव स्थापित होगा। और इसके अलावा राजनीतिक रूप से तो सही है, आर्थिक रूप से भी सीधा संबंध होगा दिल्ली सल्तनत का खुरान से, दिल्ली सल्तनत का मध्य एशिया से।
तो राजनीतिक और आर्थिक दोनों रूप से फायदा होगा। और इसके लिए 3,70,000 सैनिकों की नियुक्ति की। परंतु उनके अधिकारियों ने कहा कि मध्य एशिया पर, खुरासान पर नियंत्रण स्थापित करना मुश्किल है और उस योजना को त्यागना पड़ा। और इस योजना में को क्रियान्वित करने के लिए जो राशि खर्च की गई थी वह बेकार हो गई। उसके बाद यह कराचील अभियान था। यह सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। ये जो कराचील जो था वह भारत, ये हो गया कराचील और यहां चीन। तो अगर सामरिक रूप से इस पर अगर कब्जा होता तो इसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था और इसलिए ये अभियान भेजा गया। लेकिन यह दुर्गम क्षेत्र था, ऊंचा क्षेत्र था और इसकी रेकी नहीं कराई गई थी। इसके कारण जितने भी सैनिक गए थे वो सारे मारे गए, सिर्फ 10 सैनिक बच के रहे। लेकिन राजा ने कराचील पर कब्जा करने का आदेश दिया था, लेकिन सैनिकों को उसकी रेकी करके उस पर आक्रमण करना चाहिए, उसकी वस्तुस्थिति को जान के करना चाहिए था। अगर वो करते तो सामरिक रूप से स्थिति बेहतर होती, हम यहां भी कंट्रोल करते। इसी कराचील अभियान को 1904 में कर्जन ने भी लागू किया था, जिसको यंग हस्बैंड अभियान कहते हैं। यंग हस्बैंड के नेतृत्व में यंग हस्बैंड अभियान कहते हैं। आप जान लीजिए, इसी कराचील अभियान को 1904 में कर्जन ने किया था और यंग हस्बैंड अभियान भी फेल हो गया क्योंकि उसने ये रेकी नहीं करी थी। और तब फिर अंग्रेजों ने, वह कभी युद्ध हारते नहीं थे, उसका निश्चित योजना कराया और 1946 में यह निर्णय लिया गया कि कराची पर पूर्ण रूप से स्थापित कर करके चीन पर अपना प्रभावी बढ़त बढ़ा लिया जाए। लेकिन उस समय पंडित नेहरू ने इस अभियान को त्याग दिया, कहा कि हम एग्रेशन में विश्वास नहीं करते हैं। बाद में आप देखेंगे तिब्बत क्षेत्र पर जो कब्जा किया गया चीन के द्वारा, उसकी भी नेहरू जी ने भर्त्सना नहीं की और कहा कि इतिहास में हमने कभी पढ़ा था कि तिब्बत कभी चीन का हिस्सा था और इस कारण तिब्बत में चीन की सामरिक स्थिति मजबूत हो गई और 20 अक्टूबर 1962 को हमें पराजित होना पड़ा। तो कराचील अभियान उसी संदर्भ से जुड़ा हुआ था जो सामरिक रूप से महत्वपूर्ण था। तो यह मोहम्मद बिन तुगलक की एक दूरदर्शी सोच थी। इसके अलावा यह फेल हो गया उसके अधिकारियों के द्वारा। मंगोल की नीति, मंगोल के बारे में कहा जाता है कि मंगोल से लोग बहुत ज्यादा, हर एक दिल्ली सल्तनत के साथ पराजित हुए। तो मंगोल के संदर्भ में दो नीति के संदर्भ में कहा था। एक, उसने जो तरास मीरी वो उसने कहा था रिश्वत दे करके वापस भेज दिया कि हमको खून करावा नहीं चाहिए, रिश्वत दे के वापस कर दिया। और कुछ विद्वान कहते हैं कि राजधानी परिवर्तन के पीछे मंगोल आक्रमण भी था, क्योंकि मंगोलों से बहुत ज्यादा दिल्ली सल्तनत को नुकसान होता था। तो राजधानी परिवर्तन के पीछे एक मंगोल आक्रमण का भी स्वरूप था। इसके अलावा इसने 4 नगर भी बसाए, उसको याद रखिएगा। एक आदिलाबाद, दूसरा सीरीपुर, जहांपनाह नगर, ठीक है। ये इसके द्वारा एक और था शायद रायपिथौरा, हाँ, रायपिथौरा नामक किला, रायपिथौरा किला। ये 4 एमबीटी के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाए गए। फिरोज शाह तुगलक ने राजत्व की नीति को कमजोर किया, क्योंकि वह वैध उत्तराधिकारी नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था।
तो दरबारियों ने उस पर अनुग्रह करके उसको, जब वो ठट्टा में था तो 1351 में उसको शासक बना दिया। 1351 से 1388 तक ये शासक था। तो वह दरबारियों, उलेमाओं और कुछ बड़े बड़े सैनिक सरदारों के अनुग्रह से शासक बना था, इसलिए उसके प्रति उदार था, जिसका खामियाजा दिल्ली सल्तनत को भुगतना पड़ा और पतन का शिकार हुआ। पहला, उसने वंशानुगत जागीरदारी व्यवस्था शुरू करी, जागीरदारी व्यवस्था शुरू की। सैनिक पद भी वंशानुगत कर दिया। उलेमा के प्रभुत्व को बढ़ा दिया और उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया। उलेमाओं के प्रभाव को ही देखते हुए उसने महिलाओं को मज़ारों पर जाने से रोक लगा दिया। और कहता है कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर को भी इसने नष्ट कर दिया। तो उलेमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा इसके समय में देखा जाता है। धर्म का प्रभाव इसके शासन में ज़्यादा देखा जाता है। और उसने जो भू राजस्व कर जो लगाया था, उसने राजस्व कर जो लगाया था, उसमें भी धर्म का प्रभाव है। तो वो शरीयत के अनुसार जो है वो कर लगाया। तो जजिया, ज़कात, खिराज, खुम्स, ये और बाकी 4 कर, शरीयत के अनुसार जो 4 कर थे उसको लगाए। बाकी 28 में से 24 कर खत्म कर दिए। अबवाब यानी अतिरिक्त कर, इन चारों के अलावा अतिरिक्त कर, जिसको अबवाब कहते थे, उसको खत्म कर दिया। एक 5वां कर लगाया, हके सर्व, जिसको सिंचाई कर कहते थे, सिंचाई कर, जो कि 10% लगता था। जजिया कर जो था वह दिल्ली सल्तनत के शासकों के द्वारा गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था उनकी सुरक्षा के बदले में, जो कि हनीफी कानून में कहा जाता था कि अगर आप इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करते हैं तो जजिया कर, जिम्मी लोग जजिया कर दे करके बच सकते हैं, तो जजिया कर लिया जाता था। दूसरा ज़कात, यह संपत्ति कर था, या इसको आप धार्मिक अनुदान भी कह सकते थे, जो मुस्लिमों से लिया जाता था। खिराज, यह भूमि कर हुआ करता था। मुसलमानों में इसका उल्लेख हुआ है उस्र, मुस्लिमों पर ले जाने वाला भूकर उस्र, वैसे इसे पूरे के लिए खिराज, तो भूकर, भूराजकर, खिराज। खुम्स जो था वह लूटे हुए माल में बंटवारे से जुड़ा हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में 4/5 शासक लेता था, 1/5 सैनिक लेता था। लेकिन एफएसटी के समय उल्टा हो गया, 1/5 एफएसटी और सैनिक का बंटवारा 4/5। तो राजस्व के निर्धारण में भी जो है उसका धार्मिक प्रभाव ज़्यादा था। उसके अलावा वह जब लोक कल्याणकारी कार्य में भी उसमें वो प्रभाव जो दिखाता है कि वह निरंकुश लोक कल्याणकारी शासक था, तो जितने भी लोक कल्याणकारी कार्य किए गए वह हिंदुओं के लिए नहीं थे, वो सारे मुसलमानों के लिए थे। जैसे रोजगार दफ्तर, विवाह के लिए स्त्रियों को अनुदान, स्त्री मतलब लड़कियों को
विवाह में वह खर्च देता था, रोजगार विभाग था। फिर दारुल सफा, दारुल सफा यह अस्पताल था। उसके अलावा दीवाने इस्तेहाक, दीवाने इस्तेहाक यह पेंशन विभाग होता था, पेंशन विभाग यह भी जो है मुसलमानों को ही दिया जाता था। दीवाने खैरात, खैरात दान दिया जाता था। इसके अलावा एक और विभाग था इसने जो स्थापित किया, वो दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान जो दासों के लिए था। इसके समय में कहा था 1,80,000 दास थे। और इसने भू राजस्व के अनुमान, पहले अनुमान को न करके पूरा निश्चित आकलन कर करके वह वसूलता था, और एक पूरे राज्य का ब्यौरा रहता था कि कितना आना है। जैसे जिसके लिए हिसामुद्दीन एवाज को नियुक्त किया था, और हिसामुद्दीन एवाज ने कहा था कि उसके समय 6,85,000 टंका जो है वो आता था। इसके अलावा एक नई प्रथा उसने शुरू की थी, इतलाक, इतलाक जो ये हुंडी जो प्रथा थी उसको शुरुआत इसी ने की थी, इतलाक, हुंडी प्रथा। दूसरा, इसने निर्माण कार्य में बहुत योगदान दिया था, और इसके लिए यह पहला शासक था जिसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। और दिल्ली के आसपास 5 नहरों का, यमुना के किनारे 5 नहर, ज़्यादातर हरियाणा में ये नहर है, आज भी है, तो हरियाणा 5 नहरों का निर्माण कराया था। 1200 बाग लगवाए थे, जिससे कहा था 1,80,000 टन का आमदनी होता था। औद्योगिक विकास का भी संदर्भ फिरोज शाह तुगलक के वे में कहा है। जैसे एक विभाग था आलम खाना, आलम खाना, यहाँ राजकीय पताका जो है तैयार किया जाता था, राजकीय पताका, आलम खाना। उसके बाद था जमादार खाना, जमादार खाना, यहाँ वस्त्र तैयार होता था। और इसके अलावा था फर्रास खाना, और फर्रास खाना यहाँ जो है वो कालीन तैयार होता था। यानी कृषि हो, उद्योग हो, लोक कल्याणकारी से जुड़े हुए कार्य हो, इसका व्यापक प्रयोग इस यहाँ देखा जाता है। इसीलिए उसको लोक कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। लेकिन मैंने पहले भी कहा, यह एक वर्ग या एक धर्म से को ही ज्यादा प्रेरित कर रहा था। एक और 2 इंपॉर्टेंट चीज और याद रखना पड़ेगा, यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, दैट इज फुतुहात-ए फिरोजशाही, फुतुहात-ए फिरोजशाही। यह एकमात्र शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, फुतुहात-ए फिरोजशाही। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट है, यह पहला शासक था जो अपने सिक्के पर अपने पुत्र का नाम रखता था, फतेह खां, अपने पुत्र का नाम यह रखता था। इसके अलावा इसने जल घड़ी का आविष्कार किया था, जल घड़ी का आविष्कार किया था। नक्षत्र घड़ी, जल घड़ी, धूप घड़ी, ये दिल्ली में स्थित फिरोजाबाद में इसने लगाया था, जो इसका प्रमाण आज भी है। तो जल घड़ी का आविष्कार ये उसका एक अनोखा आविष्कार था। इस कारण उसे सल्तनत युग का अकबर भी कहते हैं, क्योंकि कई चीज लोक कल्याणकारी स्वरूप जो अकबर ने बाद में दिया था उसका स्वरूप पीछे देखने को मिलता है। यही पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत कौन सा शासक जिसे दिल्ली सल्तनत अकबर कहते हैं, तो दैट इज फिरोज शाह तुगलक। एक और ये था क्योंकि यह उलेमाओं पर निर्भर था, सैनिकों पर निर्भर था,
दरबारियों पर निर्भर था, इसलिए शासन पर इसका नियंत्रण नहीं था। अराजकता की स्थिति थी, भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ था। और कहा जाता है कि खुद फिरोज शाह तुगलक को काम कराने के लिए अपने दूत को निरीक्षक को घूस देने के लिए, निरीक्षक को काम करवाने के लिए घूस देना पड़ा। यह भी पूछा जाता है परीक्षा में कि ऐसा कौन सा शासक था जिसको अपना काम करवाने के लिए एक लिपि निरीक्षक को घूस देना पड़ा। दैट इज फिरोज शाह तुगलक। धन्यवाद।